सबसे पहले खबर विकासनगर से, जहां पर छोटा रामपुर इलाके में 3 गाड़ियों की आपस में भीषण टक्कर हो गई है और हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। जहां पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनके इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से चक्कर में ये कार, लोडर, विक्रम और ऑटो आपस में टकरा गए, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से 3 गाड़ियां आपस में टकराई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बस गई है एक अंदर, ये स्कूल बस है या कोई कंपनी की बस है। इस बस ने ना इंडिकेटर दिया ना ब्रेक मारी, ये सीधा अंदर को चल दिया। अंदर को चलने के बाद जो है उधर से यूटिलिटी आ रही थी, वो हमारे ऊपर पलटा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद हमने तो अपनी आंखें बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उत्तरकाशी के हर्षिल मुखवा क्षेत्र में तेजी से इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस क्षेत्र को सजाया संवारा जा रहा है। युद्ध स्तर पर सड़कों और पार्किंग के निर्माण के साथ ही दूसरी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में गंगा मंदिर की सजाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद हिमालय और हर्षिल घाटी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का भी दीदार करने वाले हैं। इसके लिए मंदिर परिसर में व्यू पॉइंट भी बनाया गया है। देखिए, अभी हम लोग हर्षिल में हैं और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित जो भ्रमण कार्यक्रम है मुखवा में माँ गंगा का जो मंदिर है, जहाँ पर शीतकाल में माँ गंगा के दर्शन किए जाते हैं। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तरकाशी जिले के मुखवा में भ्रमण करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात भी है। उत्तरकाशी में अभी चारधाम शीतकालीन यात्रा चल रही है और 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं शीतकालीन यात्रा के लिए। उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शीतकालीन यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिक और समृद्धि लेकर आएगा और इसी वजह से लगातार लोग यहां पहुंच रहे हैं। सीएम का कहना है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो शीतकालीन यात्रा को और प्रचार प्रसार मिलेगा, देश विदेश में यह प्रचारित होगा। इससे शीतकाल के 6 महीने जो यहां के लोगों का कारोबार है वो एक तरह से ठप हो जाता था। शीतकालीन यात्रा से लोगों का कारोबार चलेगा और इसी को लेकर ये शीतकालीन यात्रा शुरू हुई है। अब जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो देश विदेश में भी इसका प्रचार होगा। पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। हल्द्वानी में आज राष्ट्रीय खेलों का समापन कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इस कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। एक तरफ बॉलीवुड गायक सुखविंदर अपनी प्रस्तुति देंगे तो दूसरी तरफ उत्तराखंड समेत कई राज्यों की संस्कृति के रंग भी इस मंच पर आज दिखाई देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नेशनल गेम्स में अपना गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुष्कर धामी तो राष्ट्रीय खेलों की किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये गोल्ड मेडल वाली बात कहां से आ गई। तो आपको दिखाते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जब देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली थी,
तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि उत्तराखंड इस जिम्मेदारी को इतनी बखूबी से निभा पाएगा कि बड़े से बड़े राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ की धरती पर टूटेंगे। छोटा और हिमालयी राज्य होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राष्ट्रीय खेलों की ऐसी तैयारी हुई कि उत्तराखंड की चारों ओर वाहवाही होने लगी। जैसे ही उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली तो सीएम धामी तुरंत ग्राउंड जीरो पर उतरे और स्वयं सभी व्यवस्थाओं को बखूबी परखा। जहां जैसी जरूरत थी वैसे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के साथ तैयार करवाया। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का आगाज हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। शुभारंभ के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर राष्ट्रीय खेलों के विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहे। सीएम धामी ने अपने अनुभवों से राज्य में बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबके सामने रखा। इतना ही नहीं, इस बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में ऊंची छलांग लगाते हुए पदक तालिका में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को जो गोल्ड मेडल मिला है वो गोल्ड मेडल है उत्तराखंड में बेहतर हो रहे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसकी बदौलत उत्तराखंड की युवा शक्ति ने मैदान में अपनी ताकत दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रीय खेलों का समापन आज हो जाएगा और इन खेलों में जहां हजारों खिलाड़ी ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, वहीं उत्तराखंड का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा। साथ ही प्रदेश को हर खेल के लिए नई सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण भी मिले हैं। बीते साल गोवा में हुए नेशनल गेम्स में उत्तराखंड मेडल टैली में 24वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में हुए राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने जबरदस्त छलांग लगाकर 7वां स्थान हासिल किया। इस साल प्रदेश के 7 जिलों में 11 लोकेशंस पर कुल 32 मैदानों में 35 खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 9000 खिलाड़ी पहुंचे। खेल विभाग ने खिलाड़ियों, कोच और अन्य स्टाफ के लिए हर प्रकार की बेहतरीन व्यवस्था की। आंकड़ों के मुताबिक खेल विभाग ने 50,000 से ज्यादा होटल रूम बुक कराए और ये पहली बार हुआ कि 35,000 वॉलंटियर्स इन खेलों का हिस्सा बने। वहीं समापन पर हरियाणा के खेल मंत्री ने भी उत्तराखंड में अच्छे तरीके से हुए आयोजन की तारीफ की। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के देश भर के खिलाड़ियों के लिए की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त कर दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था के साथ देश भर के खिलाड़ी यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। रहने से लेकर उनका खेलने तक की जो व्यवस्था है, बेस्ट से बेस्ट देने का उन्होंने प्रयास किया है। सभी राज्य के लोग आए हुए हैं, हर तरह से उनके रहने खाने की व्यवस्था हुई है। लगभग हमारे 8,981 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि लगभग बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि गोवा में 44 गेम में 10,000 के करीब थे। हमारे यहाँ लगभग 35 गेम में इतने खिलाड़ी हैं, जो कि अपने में बहुत बड़ी संख्या दर्शाता है। इन नेशनल गेम्स के लिए खेल विभाग ने कई अत्याधुनिक इक्विपमेंट अलग अलग देशों से मंगवाए हैं। इसके अलावा गेम्स से पहले लगाए गए विशेष ट्रेनिंग कैंप से भी प्रदेश की रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी से बढ़ती रैंकिंग को बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास में रहना होगा, ताकि मेडल टैली में कोई गिरावट न आए। तो हम पहले तो ये चाहते हैं कि जो उत्तरांचल का जो भी ग्रोथ हुआ है, 100 के करीब उनके मेडल हैं, अगर वो उसको पहले उसको मेंटेन करने की चुनौती होगी। अब जो नया न्यू नेशनल गेम्स होगा उसमें वो टेस्ट हो जाएगा कि आखिरकार उत्तरांचल में जब ये होस्ट किया गया तब ये मेडल आए, और जो नया नेशनल गेम होगा उसमें आपकी रैंकिंग में कितना सुधार हुआ और कितना वो गिर रहा है। उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन कर पूरे देश को अपनी खेल क्षमता का परिचय दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रदेश के खिलाड़ी इसी लगन और तैयारी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जलवा दिखा पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिन लोगों ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, तो उनको यूसीसी से दिक्कत है। बाकी सभी लोग चाहते हैं कि पूरे देश में यूसीसी लागू हो। यही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी का प्रावधान देश के संविधान में भी है, लिहाजा पूरा काम संविधान के मुताबिक ही किया जाए। यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं। महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी, लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े। फॉरेस्ट फायर को लेकर राज्य के 6 जिलों में मॉक ड्रिल की गई है। हम आपको 6 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, कोटवा, चक्राता, चंपावत में जंगल की आग को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में जंगल में आग की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कई विभागों की टीम ने जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं इस मॉक ड्रिल में इस बात को भी देखा गया कि सभी विभाग कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर आग पर काबू पाएंगे। जबकि देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में बैठकर सीएम धामी जंगल की आग की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और हालात का जायजा लेने के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को कहा कि जंगलों की आग के लिहाज से सेंसिटिव क्षेत्रों में हर समय नजर रखनी पड़ेगी, तब ही हम इस आग पर काबू पा सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर साल बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगती है। अकेले अगर बीते साल की बात की जाए तो फायर सीजन में आग लगने की 1242 घटनाएं सामने आई थी, जिसमें 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल आग की चपेट में आए थे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। रुद्रप्रयाग में नींबू के पौधे जंगली फल निकले थे, ये खबर न्यूज 18 में दिखाई गई थी, जिसके बाद डीएम रुद्रप्रयाग ने मामले की जांच की। वहीं जांच में अपर निदेशक आरके सिंह और उस वक्त के जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह को जिम्मेदार माना गया था। आरके सिंह को चार्जशीट सौंपी गई है और जवाब मिलते ही कार्रवाई होगी। वहीं रिटायर्ड हो चुके योगेंद्र सिंह से 1315 पौधों की 70,000 की वसूली की जाएगी। रही हूं कि आपके माध्यम से एक जानकारी मुझे मिली, हमने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से उसकी जांच कराई, जिसमें यह पाया गया कि संजीवनी नर्सरी जो विकास नगर की है, उसने 1315 पौध नींबू की 8 किसानों को उस जिले में दी। जो नींबू की जगह जमीरा निकला, बताया गया कि आरके सिंह जी के कहने से ये पौध दी गई हैं। रुड़की से खबर, जहां पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज हुआ है। उमेश कुमार पर सोशल मीडिया के जरिए एसएसपी को धमकी देने का आरोप है। आरोप के मुताबिक 29 जनवरी को लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी गई थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं उमेश कुमार और प्रणब सिंह के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट भी सख्त है और हाईकोर्ट ने चैंपियन को सिंचाई विभाग का बंगला देने वाले ऑफिसर को तलब कर लिया है और पूछा है कि जब चैंपियन विधायक नहीं तो फिर आवास खाली क्यों नहीं कराया जाता है। साथ ही ये उमेश कुमार के मामले में भी सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आपराधिक रिकॉर्ड है तो फिर वाई कैटेगरी की सुरक्षा कैसे दी गई है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर
पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। देहरादून के अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कल ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर विमल बहुगुणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, गांधीवादी विमला बहुगुणा जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी थी। वहीं विमला बहुगुणा के निधन पर सीएम धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। हरिद्वार के मेट्रो हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स की संदिग्ध मौत हो गई। 23 वर्षीय सलोनी का शव हॉस्पिटल के टॉयलेट के अंदर मिला। टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। मृतका पिछले 1.5 साल से मेट्रो हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स काम कर रही थी। लड़की की मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सिटकुल थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक की टीम ने भी घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया और वहां से तमाम सुराग जुटाए हैं। था दरवाजा, उसको तोड़कर ये अच्छी अंदर गए तो वहाँ अच्छी अवस्था में मिली। उसको उनके द्वारा उसको प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस वहाँ पहुंची है। बॉडी को पंचायतनामे के लिए भिजवाया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने स्मैक की एक बड़ी खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। असल में बीते दिनों एक सीनियर सिटीजन के साथ शहर के बीचों बीच लूट हुई थी और इसके बाद पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही थी। एक लुटेरा पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में था, जिसके बाद 10 लाख की स्मैक पकड़ी गई जिसके पास से। अब दूसरे लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीरज सार्की नाम के लुटेरे के पास से 35 लाख की स्मैक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि स्मैक खरीदने के लिए ही दोनों आरोपी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। नीरज सार्की को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पोजेशन से 2190 रुपए व जो वादी के दस्तावेज गायब हुए थे उसमें से उसकी गैस बुक, साथ ही 116.73 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 35 लाख प्लस आंका गया है। पिथौरागढ़ से फ्लाई बिग एयरलाइंस देहरादून और पंतनगर के लिए उड़ान भर रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस एयरलाइंस की बुकिंग साइट बीते 15 दिनों से बंद है। वेबसाइट बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। हालत ये है कि फिलहाल आलम ये कि सिर्फ काउंटर पर ही टिकट बुक हो रहे हैं। ऐसे में कई सवाल अब इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। फ्लाई बिग एयरलाइंस का 19 सीटर प्लेन पहाड़ के सफर को काफी आसान बना रहा है, लेकिन बीते 15 दिनों से हवाई सर्विस की चाह रखने वाले यात्री खासे परेशान हैं। हालात ये कि फ्लाइट के टिकट 15 दिनों से ऑफलाइन बुक नहीं हो रहे। अब बुकिंग वेबसाइट बंद होने से पहले तो यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि सिर्फ एयरपोर्ट काउंटर पर ही टिकट बुक हो रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन। तो ऐसे में हवाई सेवा के लिए यात्रियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगभग 15 दिनों से लगातार वेबसाइट खोलने के बाद नॉट फाउंड दिखा रहा था। फिर कल जब मैं एयरपोर्ट गया तो वहाँ पता चला कि काउंटर से भी बुकिंग हो रही है। अब इस आधुनिक युग में इतनी तकनीक जब ऊपर पहुँच चुकी है और आज क्या कहते हैं वेबसाइट बंद है, कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बुकिंग वेबसाइट बंद होने के चलते पिथौरागढ़ से जाने वाले यात्रियों को जहां 8 किलोमीटर दूर नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ रहा है, तो वहीं देहरादून और पंतनगर से आने वाले यात्रियों को भी बुकिंग के लिए खासी फजियत झेलनी पड़ रही है। लंबे समय से बुकिंग साइट बंद होने पर फ्लाई बिग एयरलाइंस भी सवालों के घेरे में। हालात ये कि बंद वेबसाइट खुलवाने के लिए अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को आगे आना पड़ा है। अथॉरिटी की माने तो 1-2 दिन के अंदर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा बहाल हो जाएगी। ऑनलाइन जो बुकिंग है उसमें दिक्कत आ रही है। मेरे इसमें जो इनके संबंधित अधिकारी हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, उनसे बात हुई थी। उम्मीद है कि इन्होंने इसको जल्दी इसको ठीक कर देंगे और मुझे जो बताया गया है कि अगले 1-2 दिन में ये प्रक्रिया जो है सही हो जाएगी। सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग होने से उन यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं जो सस्ते टिकट के लिए पहले ही बुकिंग करा लेते हैं। तो ऐसे में बुकिंग काउंटर पर तत्काल वाले यात्रियों को तो जैसे तैसे टिकट मिल जा रही है, लेकिन बाकी लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और तकनीक के इस दौर में 15 दिनों तक बुकिंग वेबसाइट का बंद होना भी किसी के गले नहीं उतर रहा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।